हिंदी की प्रख्यात लेखिका मंजुल भगत भारतीय आधुनिक स्त्री का एक प्रतिरूप थी। वो स्त्री जो भारत की संस्कृति और यहाँ की मिट्टी की उपज थी, जिसमें गहरा अस्तित्व बोध एवं स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना थी, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। आज सुनिए मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी खाली तारीख। श्रीधर श्रीवास्तव ने एंगेजमेंट्स वाली लाल टेबल डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। 1 मई यानी आज से लेकर 15 मई तक के पन्ने विभिन्न प्रकार की व्यस्तताओं के सूचक थे। आज शाम को उनका खाना बिशप के साथ था। उसे ईसाई धर्म में भी रुचि थी और ईसा मसीह पर श्रद्धा। क्रॉस का त्राण सहते ईसा मसीह के शरीर की हर शिरा की पीड़ा वो महसूस कर सकता था। उसने इस संबंध में कितने शोधकर्ताओं और धर्मात्माओं के लेख पढ़े थे, जो परस्पर विरोधी और विवादास्पद भी होते। उसने ईसा मसीह क्रूसिफिकेशन के हर कोण और नुक्ते को बारीकी से सविस्तार पढ़ा और गुना था। स्थानीय चर्च के बिशप से श्रीधर अक्सर ही धर्म चर्चा किया करता। उसने जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म पर भी कई पुस्तकें पढ़ रखी थीं। मंदिरों के प्रति उसे उत्सुकता थी। वो डायरी के पन्ने पीछे को पलटने लगा। भोगी हुई तारीखें जो जी ली गई थीं। रामनवमी और महावीर जयंती के बीच 2 रोज का ही अंतर पड़ा था। रामनवमी के दिन वो पत्नी के साथ वैष्णव मंदिर गया था। तीसरे ही दिन जब उसने गीता से जैन मंदिर चलने के लिए कहा तो उसने आपत्ति की थी। ये आपको हर जगह जाने की क्या लगी रहती है? राम सिंह से कहती हूँ, कुर्सियाँ और पेडिस्टल फैन बाहर लॉन में लगा देगा। चलिए वहीं चलकर बैठते हैं। श्रीधर के शरीर पर केचुआ सा रेंग गया। शाम भर पत्नी के आमने सामने अकेले। व्यक्तिगत रूप से उसके और पत्नी के बीच संबंध शेष हो गए थे। पत्नी का शयन कक्ष भी अलग था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो इसी पत्नी के शरीर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। परंतु श्रीधर को क्या शोभनीय है और क्या नहीं, इसके प्रति तीव्र सजगता थी। और बाहर वालों के सम्मुख वो और गीता सदा एक थे। जब श्रीधर अकेले जैन मंदिर जाने को उद्धत हो गया तो गीता भी साथ चल दी। उतने बड़े मकान में अकेले निष्क्रिय बैठे रहने में उसे भी कोई तुक नहीं लगी। उनके दोनों पुत्र कहीं सैर सपाटे को निकल चुके थे और घर का दैनिक कार्यक्रम मालकिन की उपस्थिति में का मोहताज नहीं था। उस आलीशान घर को मालिक लोगों से अधिक नौकर चाकर ही देख भोग रहे थे। वो आपस में कहा भी करते, अरे बित्ता भर धरती पर गरीब मजूर झोपड़ा छवाता है तो देर सबेर खटिया भर पाँव पसार कर सो रहता है, और इनको देखो महल सजाकर हरदम बाहर। अरे कोई घर निकाला मिला है क्या? श्रीधर ने डायरी का पन्ना वापस 1 मई पर रोक दिया। बिशप के साथ निशा भोज से पूर्व मेहता और मेहरा को ड्रिंक पर बुला लेना चाहिए। जर्मनी से भारत आने वाले इकोनॉमिक डेलीगेशन के लिए आयोजित स्वागत समारोह में नुक्तों पर भी गौर कर लेंगे। अभी 4 बजे तक वो दफ्तर से उठ लेगा। यहाँ से सीधा गोल्फ क्लब, वहाँ से 6 बजे तक घर, 6 से 7 तरोताज़ा होना, 7 से 8 सवा 8 तक मेहता और मेहरा के साथ ड्रिंक, फिर 8:30 तक बिशप के यहाँ। फिर घर पहुंचकर नींद की गोली खाकर सबसे बेखबर। कभी नींद न आने पर वो उठकर रंग और ब्रश लेकर कला चित्र बनाने बैठ जाता। अब चित्रकला प्रेम केवल कला दीर्घाओं में चित्रों के अवलोकन तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि अगले दिन की व्यस्तता का सामना करने के लिए रात भर की नींद आवश्यक है। योर फोन सर। चुस्त सेक्रेटरी की महीन आवाज़ ने श्रीधर को चौंका दिया। हेलो, हाँ खन्ना। कमाल है भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं। घर, दफ्तर, क्लब, हर जगह से लापता रहते हो। कितनी बार सोचा तुम्हारे साथ डिनर फिक्स करने का? हाँ बोलो। 16? इसी 16 को निशा की शादी? मुबारक हो यार, अब तो बुजुर्गों में आ लोगे। हाँ हाँ, डायरी में नोट कर रहा हूँ, कार्ड वार्ड पहुँचता रहेगा। 16 तारीख भी लग गई। श्रीधर ने 16 तारीख पर नोट करने को पृष्ठ पलटे। 2 मई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ की ओर से परिचर्चा। उससे पहले अमेरिका के राजदूत के साथ गोल्फ। 3 मई परिवार के साथ सिनेमा, फिर चाइनीज़ खाना किसी रेस्टोरेंट में। 4 मई हेड ऑफिस से आए मैनेजिंग डायरेक्टर के स्वागत में अशोका में डिनर।
5 मई, सप्रू हाउस में सोनल मानसिंह का नृत्य। बाहर से आए अमेरिकी मेहमानों का मनोरंजन करना है। 6 मई, बहन के घर सपरिवार खाने पर। 7 मई, डॉग शो। कम से कम 22 आला नस्ल के बेशुमार कुत्ते शामिल होंगे। उनके पुत्र भी अपना पालतू एप्सो नस्ल का तिब्बती कुत्ता प्रतियोगिता में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद गीता इकेबाना प्रतियोगिता में 3 पुष्प सज्जा भेज रही है। कला त्रिवेणी में ड्रिफ्ट वुड प्रदर्शनी अर्थात नदी के बहाव से आकार लेते लकड़ियों के कलात्मक आकर्षक टुकड़े जो स्वाभाविक कलाकृतियों के रूप में सजाए जाते हैं। और बोनसाई बौने पेड़ बनाने की जापानी कला भी होगा। हालांकि बोनसाई कला के अंतर्गत कद्दावर पेड़ों की पौध को काट छाट कर जबरन रोकथाम करके गुट्टा और बौना बना देख श्रीधर को घबराहट के साथ उबकाई आ जाया करती है, जैसे किसी मानव का विकास दुष्ट बुद्धि व बल द्वारा कुंठित कर दिया गया हो। पर जाना तो पड़ेगा। श्रीधर की ओर से दोनों कलाओं के लिए प्रथम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। श्रीधर ने घंटी बजाई। सेक्रेटरी के आने पर कहा, देखो एक कोई अच्छी किताब बोनसाई कला पर देखकर खरीद लो। हमें 7 तारीख से पहले दीगर नुक्तों को लिख कर दो, कुछ पैरा भी मार्क कर देना। श्रीधर किसी भी विषय पर बौड़म की तरह बगले झांकना पसंद नहीं करता। 8 तारीख का प्रोग्राम सर्वथा संदिग्ध है, कुछ भी निश्चित नहीं। कपूर के सनकीपन के कारण ही उसी ने उसे अनिश्चितता में फंसाया है। कहता है मोहम्मद रफ़ी दिल्ली आ रहा है। उसकी उससे घनिष्ठता ही नहीं, एक पुराना वायदा भी है। अगर वो मूड में हुआ तो एक अनौपचारिक अंतरंग बैठक जमा लेंगे और सुरा और संगीत का आनंद लेंगे। इतने समीप से अंतरंगता के बीच चुनिंदा श्रोताओं के साथ मोहम्मद रफ़ी को सुन पाना किसी स्टेटस सिंबल से कम तो न था। फिर इस संभावित कार्यक्रम के लिए श्रीधर कैसे न 8 तारीख खाली रखता। उसने पेंसिल से प्रोग्राम दर्ज कर लिया था ताकि मिटाया जा सके। वैसे वो अगर मगर वाले कार्यक्रम कभी दर्ज नहीं करता। यदि रफ़ी का प्रोग्राम घोटाले में पड़ गया तो वो अंग्रेज कवि को सुनने अकादमी चला जाएगा। 4 बज गए सर। सेक्रेटरी ने गोल्फ की याद दिलाते हुए पानी का ग्लास और उच्च रक्तचाप की गोली भी पकड़ा दी। श्रीधर की स्वास्थ्य संबंधी जांचों की रिपोर्ट सेक्रेटरी के पास संभली है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी वहीं से लिया जाता है। उसके शरीर की आंतरिक दशा अथवा दुर्दशा से पत्नी से अधिक सेक्रेटरी अवगत है। 20 वर्ष की कुमारी चुस्त लड़की, वो श्रीधर के व्यक्तित्व से सर्वथा अभिभूत थी। ऊंचा कद और हल्की काठी, सर से पांव तक आत्मविश्वास से परिपूर्ण। आवाज़ में उतावलापन नहीं, धीर गति से बहते आते शब्द नपे तुले फासले पर। यदि श्रीधर युवक होता, अपनी वयस से 15-16 वर्ष कम होता, तो उस 20 वर्षीय तरुणी का स्वप्न पुरुष होता। श्रीधर ने गोली खाकर अपने कक्ष में बनी अलमारी खोली और सफ़ेद नेकर और टी-शर्ट निकाल ली। वातानुकूलित कमरे से बाहर निकला तो गर्मी लगी। उसने टाई खोल ली और समर सूट का कोट उतार कर बाहाँ पर ले लिया। ड्राइवर ने कोट अगली सीट के ऊपर लटके हैंगर पर टांग दिया और सफ़ेद नेकर और टी-शर्ट सीट पर ठीक से रख दिया। श्रीधर क्लब पहुंचकर इसी जोड़े को पहनकर खेलते हैं। मोटर में यहाँ से वहाँ जाते समय श्रीधर एकदम से निरुद्देश्य और निष्प्रयोजन हो उठते हैं। इतना छोटा रास्ता तय करने में कोई पुस्तक भी तो नहीं पढ़ी जा सकती। अपनी आत्मा और मन से साक्षात्कार साथ उन्हें 15 मिनट भी गंवारा नहीं। वो कांच के बाहर देखने लगे। सारी फिज़ा जल भुनकर खाक बनी थी। हवा में धूल और धूप में तपिश। धूप के चश्मे के भीतर उनकी आंखें जलने लगीं। उन्होंने नज़रें फेर लीं। अपने यहाँ की सड़कों पर देखने को है भी क्या। सिर पर गीला गमछा बांधे तरबूज और ककड़ी वाले, पसीना पोंछते ठंडे पानी की गाड़ी वाले, उनके इर्द गिर्द जमा फालतू बातूनी लोग बेमतलब खड़े हुए, एक ग्राहक को 10 लोग दाम बताने वाले। ये रेहड़ियाँ निठल्लों का मिलन स्थान और समाचार डिपो थीं। श्रीधर को नाकामयाबी से नफरत थी। गोल्फ क्लब आ गया। विदेशी दूतावासों से दर्जनों सज्जन अपने वातानुकूलित कमरों का सुख छोड़कर तपते सूरज के नीचे गोल्फ के शौक में 2-3 मील का रास्ता नापा करते। ऊंचे स्तर के जिन भद्र लोगों से यहाँ मिलना हो जाता, उसे देखते हुए वो श्रम भी सार्थक था। अगले रोज श्रीधर कुछ अधिक ही सोता रह गया। शौच से निवृत्त हो उसने नेकर और टी-शर्ट पहन ली। अटैची में सूट व अन्य कपड़े रख लिए।
नौकर से कहा, अटैची और गोल्फ क्रेट मोटर तक पहुंचा दो। मेम साहब से कह देना हम कुछ हल्का फुल्का क्लब में ही खा लेंगे, अभी नाश्ते का मन नहीं है। वहीं से नहाकर दफ्तर चले जाएंगे। लंच हम वापस गोल्फ क्लब में आकर लेंगे। मेम साहब चाहें तो हमें वहीं ज्वाइन कर लें। समझदार नौकर ने ताज़ा अखबार भी मोटर में रख दिया। श्रीधर अखबार का मुख्य पृष्ठ सबसे बाद में पढ़ते हैं। पहले छुटकी मुटकी इधर उधर की आधी सच आधी गप पढ़ते हैं, फिर सुर्खियाँ। तीसरे पृष्ठ पर उस अंग्रेजी कवि की खबर थी। वो भारत आते ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और मेडिकल इंस्टीट्यूट के इंटेंसिव केयर में दाखिल था। टेलीफोन पर कपूर का स्वर रुआंसा हुआ आया था। श्रीधर को लगा कपूर बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। मोहम्मद रफ़ी दिल्ली आने के बजाय कलकत्ता चला गया था। इधर कपूर ने डींगे हाँक हाँक कर 25-30 जनों की भीड़ को अपने घर सुरापान, संगीत और निशा भोज पर आमंत्रित कर लिया था। पत्नी अलग चीख रही थी कि पहले रफ़ी साहब से पक्का तो कर लेते। अब 25 आत्माधारी इस भूत मंडली को उसके ऊपर छोड़ दिया है भोग लगाने को। श्रीधर ने हंसते हुए डायरी खोली और 8 तारीख के संभावित कार्यक्रमों को रबर से मिटाने लगा। डायरी का वो पन्ना कोरा का कोरा निकल आया। श्रीधर ने सेक्रेटरी से कहा कि मेरठ उनकी माँ को फ़ोन मिला दे। श्रीधर की माँ पिछले 20 वर्ष से उसी कोठी में रह रही थी जिसमें उसके पिता उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। पिता ने वो कोठी अपने निधन से कुल 1 वर्ष पूर्व बनाई थी। उन्होंने नई कोठी के चाव में कुछ अधिक ही दौड़ धूप कर ली थी और उनका दुर्बल हृदय पूर्णतया एंजाइना के अधीन हो गया था। दिन में दर्जनों दौरे पड़ते, हर समय जीभ के नीचे गोली दबाए रखते। वो एक नए मकान को 1 वर्ष भोग कर या सही अर्थों में उसकी तन मन धन से गुलामी करके चल बसे थे। उसके बाद सफाई धुलाई रगड़ाई की उनकी सनक को श्रीधर की माँ ने ओढ़ लिया था। हाँफती रहती और झाड़ती झड़कती रहती। मकान शीशे की तरह चमकता रहता और वो स्वयं क्षीणकाय और धूमिल पड़ती गईं। फ़ोन मिल गया था। हेलो, हाँ अम्मा, क्या कर रही थी? तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें खुद फर्श रगड़ने की? नौकर बीमार पड़ गया तो फर्श कहीं भागा जा रहा है, कल धुल जाता। आखिर मकान हमारे लिए है कि हम मकान के लिए हैं? देखो, मैं 8 तारीख को मेरठ आने की सोच रहा हूँ। कौन आ रहे हैं? माँ ने गदगद होकर कहा कि बेटा ज़रूर से आओ, पर 4 घंटों को तो तुम आओगे और मैं तुम्हें मन का सा पका खिला भी न सकूँगी। उसी रोज़ गुनी बाबा हरिद्वार से पधार रहे हैं। पंडाल में हवन कीर्तन करेंगे। मैं तो उनकी ही सेवा टहल में रह जाऊंगी। फिर तुमसे कब बात होगी? श्रीधर ने कहा कि वो अगले हफ्ते कभी भी आ जाएगा। गुनी बाबा का प्रवचन सुनने में उसे आपत्ति नहीं थी, पर माँ का दिल दुखता कि वो उसके पास बैठ बतिया न सकी। डायरी के ऊपर घूमती पेंसिल को उन्होंने वापस केस में रख दिया। बचपन में श्रीधर बरसों माँ पिताजी के कमरे में ही सोता रहा था। पिताजी जब भी दौरे पर जाते उसकी नींद रात्रि भर में ही उचट जाती। वो पिताजी के बाएं बाएं करते खाली बिस्तर को देख सहम जाता। माँ को झकझोर कर उठा देता। माँ, उस बिस्तर पर कोई चुपके से आकर लेट गया तो? कौन लेटेगा बेटा? माँ नींद में बड़बड़ाती। कोई भूत प्रेत? चुप, रात में उन लोगों का नाम नहीं लेते। अच्छा ले, मैं बिस्तर का कोना मोड़ देती हूँ, ये इस तरह। अब ये तेरे पिताजी के लिए रिजर्व हो गया है। अब इस पर कोई ख़राब चीज़ नहीं आ सकती। चल सो जा अब। श्रीधर आश्वस्त होकर सो जाता। लाल टेबल डायरी का कोरा पन्ना उसे खाली बिस्तर की तरह मनहूस लगने लगा। उसने पन्ने का कोना मोड़ दिया। सर, डॉक्टर सिन्हा से अपॉइंटमेंट ले लूँ? 8 तारीख को आप फ्री हैं? रूटीन चेकअप का भी वक्त आ गया है। डॉक्टर? रहने दो, फिर अगले हफ्ते देखा जाएगा। बदन अलसाया था। श्री देर देर से सोकर उठा। मेज पर से घड़ी उठाकर तारीख पढ़ी, 8। सब काम इत्मीनान से निपटाए। सवेरे का गोल्फ गोल करना पड़ा, शाम को देर तक खेलेगा। उसने सोचा कोई और एंगेजमेंट तो है नहीं, और फिर गोल्फ क्लब तो अब दूसरे घर जैसा हो गया है। यहाँ ना हुए तो वहाँ हुए। आज तबीयत सुस्त है, पर गोल्फ तो कहलाता ही अधेड़ों का खेल है। कोई खास मशक्क़त नहीं। 4-5 मील का तो पूरा गोल्फ कोर्स ही है। 9 होल, मतलब धरती पर बना छिद्र जिसमें बॉल डाली जाती है। तक भी पहुँचे तो 2-2.5 मील की चहलकदमी समझ लो। गोल्फ कोर्स पर उस रोज़ कोई विशिष्ट प्रतिष्ठित सज्जन दिखलाई न दिए। शायद सवेरे खेल गए, श्रीधर ने सोचा।
खेल का सामाजिक पक्ष तो नीरस ही रहा। श्रीधर देर तक खेलता रहा। यदि मोहम्मद रफ़ी वाला प्रोग्राम बना रहता तो इस समय तक नहाने धोने के लिए वो घर पहुंच गया होता। वो अंग्रेज कभी ही शायद बीमार ना पड़ता तो वो वहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता। उसने लॉयंस क्लब का मासिक निशा भोज अपने घर तय करने का भी प्रयत्न किया था, पर अधिकांश सदस्य पहाड़ों पर चले गए थे, इसलिए उसे भी स्थगित करना पड़ा। माँ के बाबा जी भी यदि उसी रोज ना पधार रहे होते तो मेरठ में होता, पर आज की तारीख को यूं मुंह बाए खड़ा रहना था। सीने पर यह 8 तारीख सलीब की तरह लद गई। तमाम दिन वो अनमना सा रहा था। उसने सीने पर कुछ दबाव सा महसूस किया। उसने कैडी को इशारा किया कि वो बेरा से कह दे एक लेमन सोडा ला दे। नींबू पीकर 2-4 डकारें आईं तो श्रीधर को कुछ राहत महसूस हुई। लगा छाती में एक सड़क सी खुल गई है और वो अब ठीक से सांस ले पा रहा है। कैडी, जो गोल्फ खेलने के 14 बल्लों का किट थामे साथ साथ चलने वाला लड़का होता है, ने उसे लोहे वाला क्लब मतलब गोल्फ खेलने का बल्ला पकड़ा दिया। 7 हैंडीकैप वाला उम्दा खिलाड़ी था वो। ये वाला होल एल्बाट्रॉस होना चाहिए था, पर स्ट्रोक ठीक लग ही नहीं रहा था। सीने में एक टीस चमकी और जहन में फिजूल ही एल्बाट्रॉस एल्बाट्रॉस शब्द 3-4 बार कौंध गया। एल्बाट्रॉस, कोलेरिज की कविता एशेंट मैरिनर की बड़ी चिड़िया जिसे उसने मार गिराया था और फिर आजन्म उसके श्राप से मुक्त ना हो सका था। क्या पागलपन है? वो गोल्फ खेल रहा है कि कविता पढ़ रहा है? कैडी ने अगले होल के लिए उसे दूसरी प्रकार का क्लब पकड़ा दिया। टी पर बॉल भी टिका दी। श्रीधर ने स्ट्रोक मारा। बॉल अधिक दूर नहीं गई। ये वाला ईगल होना चाहिए। श्रीधर की छाती दोनों ओर से खिंचने लगी। बाईं ओर बिच्छू सा डंक मार गया। छाती की बाईं ओर का अस्तित्व शरीर के अन्य अंगों से हटकर अलग महसूस हो रहा था। क्या था वहाँ? दिल? हाँ, ये उसका दिल ही तो था जिस पर किसी अदृश्य दानव की क्रूर मुट्ठी खुलती भिजती जा रही थी। इस बॉल में उसे ईगल बनाना था, चील जो झपट ले जाती है। हुश! असंप्रक्त विचार उसके जहन में क्यों उड़े चले जा रहे हैं? रोशनी कुछ कम हो रही थी। यदि गोल्फ कोर्स पर फ्लड लाइट का इंतज़ाम होता तो वो कुछ सुस्ता कर कुछ देर और खेलता। जापान में है रोशन गोल्फ कोर्स। श्रीधर की दृष्टि बुझने लगी। अरे, ये इतनी जल्दी धुंधलका पड़ गया? वो पसीने में लथपथ था। गोल्फ क्लब हाथ से छिटक कर दूर जा पड़ा था। वो हाँफने लगा। जमीन पर ढहते हुए उसने देखा कैडी किट फेंककर बेतहाशा क्लब के अंदर दौड़ गया है। एक लड़खड़ाता सा विचार उखड़े उखड़े शब्दों में उसके शिथिल पड़ते मस्तिष्क में रेंग गया कि घर पर बिस्तर में निठल्ले मरा करते हैं। व्यस्त प्रतिष्ठित व्यक्ति घर से दूर किसी 5 स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में या दफ्तर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या फिर सोशल स्टैंडिंग की किसी ऊंची जगह पर मरा करते हैं। अगले रोज़ गोल्फ क्लब का नाम समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ के कोनों में था। इसलिए नहीं कि वहाँ 8 तारीख की शाम को श्रीधर श्रीवास्तव की मृत्यु हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसी रात को क्लब की बाहरी हदों में पेड़ों और झाड़ियों में फंसी एक फटेहाल भुक्कड़ की खून में लथपथ लाश बरामद हुई थी। पुलिस का अनुमान था कि गोल्फ क्लब के करीब की झोपड़पट्टी बस्ती में ही कोई फसाद खड़ा हुआ होगा और नशे की नोक-झोंक में ये कारनामा हुआ होगा। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी खाली तारीख। ये कहानी देश की प्रतिष्ठित पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में 15 जुलाई 1979 में प्रकाशित हुई थी। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।